हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? हमने प्रीवियस वीडियो में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के एक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास डिस्कस किया था। आज हम उसी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का सेकेंड लॉ डिस्कस करते हैं। सेकेंड लॉ को देखते हैं कि ये है क्या। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या फिर आप इसको बोल सकते हो कांस्टेंट कंपोजिशन। ठीक है, प्रोपोर्शन की जगह आप इसको कंपोजिशन भी कह सकते हो। ये दिया था बेटा J.L. प्राउस्ट ने। J.L. प्राउस्ट जो साइंटिस्ट थे इन 1799। ठीक है, इस लॉ में क्या कह रहे हैं कि कोई केमिकल कंपाउंड, अ केमिकल कंपाउंड, कोई भी केमिकल कंपाउंड, अ केमिकल कंपाउंड is made up of same elements in same or fixed ratio by mass always। देखिए क्या बोल रहा है ये लॉ, कांस्टेंट कंपोजिशन, यानी आप जिस मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे उसकी कंपोजिशन फिक्स रहनी चाहिए। ठीक है, मतलब कोई भी केमिकल कंपाउंड जो बना हुआ है वो जब उसी कंपाउंड की बात करेंगे तो उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो भी सेम होंगे और उनकी जो कंपोजिशन है उनका रेशियो भी सिमिलर होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरा पहला एग्जाम्पल है वाटर। ठीक है, कांस्टेंट कंपोजिशन क्या है देखिएगा, वाटर फ्रॉम एनी सोर्स, मैं किसी भी सोर्स से वाटर ले रही हूं, फ्रॉम एनी सोर्स। मेरे पास वाटर के क्या क्या सोर्स हो सकते हैं, आप लोगों को ही पता है क्या क्या सोर्स हो सकते हैं। सपोज मैंने पानी जो है वो रिवर से लिया, मैंने रेन वाटर लिया, मैं वेल से वाटर लेकर आई, मैंने हैंडपंप से पानी लिया, मुझे नॉर्मल टेप वाटर मिला, मैंने लेक से वाटर लिया, और किसी भी कंट्री का पानी हो, भाई पानी मुझे किसी सोर्स से मिल रहा हो और मुझे किसी भी जगह से मिल रहा हो। जैसे इंडिया से मैंने पानी लिया, पाकिस्तान का पानी मैंने लिया, ऑस्ट्रेलिया का मैंने पानी लिया। देखिए मैं ये सब क्यों बोल रही हूं, ऐसा इसलिए बोला जा रहा है कि आप देखिएगा कि मैंने अलग अलग जगह से पानी इकट्ठा किया। या आप अपने दोस्त के घर जाते हो तो क्या पानी बदल जाता है, आपके घर में कुछ पानी आ रहा है, उनके घर में कुछ पानी है। पानी जब भी हमारे सामने, पानी या वाटर का जब भी जिक्र आता है तो हम H2O को ही वाटर बोलते हैं। हमारे सामने कभी ऐसा तो नहीं होता ना कि हम इसको बदल देते हैं, हम O2H को वाटर बोल देते हैं, या हम N2O को वाटर बोल देते हैं, या हम कुछ और है उसको जिसको वाटर बोल देते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं होता। अच्छा, अगर मैं नदी का पानी लेती हूं तो वो पानी भी H2O ही होता है। अगर मैं कुएं से पानी लेती हूं तो वो भी H2O ही है। यानी सोर्स कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी लिया जा सकता है, सोर्स कुछ भी हो सकता है। उस कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स हमेशा क्या रहेंगे, सेम। अब बारी आती है कि ये एलिमेंट्स सेम हैं तो क्या यहाँ के वाटर, यहाँ के वाटर, यहाँ के वाटर, यहाँ के वाटर का रेशियो भी सेम होगा। देखिएगा वाटर के अंदर दो एटम हैं, एक हाइड्रोजन एटम है, एक ऑक्सीजन एटम है। मुझे इन दोनों का ही तो रेशियो चेक करना है। रेशियो में बाई मास चेक करूंगी। बाई मास मैंने रेशियो लिया तो जो हाइड्रोजन है उसका मास यहाँ पर 2 है और जो ऑक्सीजन है उसका मास यहाँ पर 16 ग्राम है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि 1:8, यानी इनका रेशियो, चाहे आप पाकिस्तान के पानी को ले लीजिए उसका भी रेशियो 1:8 होगा, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया के ले लीजिए, चाहे आप इंडिया के पानी की बात कर लीजिए, उनका सबका रेशियो क्या रहेगा, 1:8। इसका मतलब किसी भी कंपाउंड के अंदर जब हम एलिमेंट की बात करते हैं तो वो सेम रहते हैं और उनका जो रेशियो है बाई मास वो फिक्स रहता है। यही है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। मैं एक एग्जांपल और लेती हूं।
एग्जाम्पल देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कोई कंपाउंड है, इसके लिए भी हमें अलग अलग सोर्सेज लेने हैं। मैंने पहले सोर्स के रूप में कार्बन कंटेंट, कोई भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड लिया, मैंने उसकी कंबशन करवाई, तो मुझे यहाँ से फिक्स्ड अमाउंट में क्या मिली, CO2 गैस। ऐसे ही मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को जब थर्मल डिकम्पोज किया तो मुझे यहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड और क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। थर्ड एग्जाम्पल में मैंने मीथेन गैस जो है एक नेचुरल प्रोड्यूसिंग गैस है। मीथेन गैस को जब मैंने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया तो भी मुझे यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और क्या मिला, वाटर वेपर्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो मुझे अलग अलग सोर्सेज से मिल रही है, तो उसका रेशियो बाई मास अगर चेक करते हैं, उसका रेशियो बाई मास हमें मिला, ये बेटा जो है कार्बन का एटॉमिक मास है, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास है, क्योंकि O2 हो गए, एक ऑक्सीजन एटम का मास बेटा 16 ग्राम होता है, तो 2 का हो गया 16 इंटू में 2 32। मैंने इसको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट कर लिया 3:8। तो बेटा जब भी हम CO2 की बात करेंगे कि अलग अलग सोर्सेज से हमें CO2 मिल रही हो, उन सब का जो रेशियो रहेगा वो भी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, और वो रेशियो कितना है, 3:8। तो ये बात क्या किस बात को मतलब फॉलो कर रही है या ओबे कर रही है कि जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, वो जिस भी एलिमेंट का, जिस भी कंपाउंड का हम जिक्र करेंगे, उनका रेशियो उस वक्त क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। और ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी ही बता रहा है कि हम किसी भी कंपाउंड के लिए ये बात कह सकते हैं जो हमें इस एनवायरनमेंट में मिल रही है। चलिए बेटा इसी लॉ से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल आपको देखने में थोड़ा सा टफ तो लगेगा, लेकिन ये बहुत ईजी है, ठीक है। एक बार देखते हैं इसको। कॉपर ऑक्साइड वॉज प्रिपेयर्ड बाय 2 डिफरेंट मैथड्स। कह रहा है कि कॉपर ऑक्साइड है जिसको अलग अलग 2 मेथड से बनाया गया है। कॉपर ऑक्साइड होता है बेटा CuO, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड। इन वन केस, यानी कि पहले केस में क्या है कि 1.75 ग्राम ऑफ द मेटल गेव 2.19 ग्राम ऑफ ऑक्साइड, यानी इतना कॉपर, इतना ऑक्साइड हमें बनाकर देता है। सेकेंड केस कहता है कि इतना मेटल यानी कि कॉपर इतना ऑक्साइड देता है। तो आपको ये बताना है कि क्या दोनों ही डाटा हमें जो रेशियो देंगे वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन का रेशियो होगा। तो हम सबसे पहले फर्स्ट केस की बात करते हैं। हमारे पास अमाउंट यानी कि मास ऑफ मेटल फर्स्ट केस में क्या है, मास ऑफ मेटल फर्स्ट केस में मास ऑफ मेटल है 1.75 ग्राम, ठीक है। मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मेटल जो कॉपर है वो ऑक्सीजन से मिलकर ही क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड। ये ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड। तो हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, हमारे पास मेटल का मास है, ठीक है, गिवन है। हमारे पास कॉपर ऑक्साइड का मास है। हमारे पास क्या गिवन नहीं है, ऑक्सीजन का मास गिवन नहीं है। तो क्या आप इससे ऑक्सीजन का मास कैलकुलेट कर सकते हैं? इस मास को इसमें से रिड्यूस करके आप किसका मास कैलकुलेट कर सकते हो, ऑक्सीजन का कर सकते हो ना। तो बेटा हमारे पास मास ऑफ मेटल है, ऐसे ही मास ऑफ ऑक्साइड है। ऑक्साइड का मास हमें फर्स्ट केस में कितना मिला हुआ है, 2.19 ग्राम, ठीक है। अब यहां से हमें ये मालूम चल गया, तो हम अब किसका मास कैलकुलेट कर सकते हैं, हम यहां से किसका मास कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑक्सीजन का मास कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो अब यहां से ऑक्सीजन का मास कैलकुलेट करने के लिए मैं एक छोटा सा नोट यहां लिखूंगी ताकि आप याद रखें। अगर मुझे किसी की परसेंटेज जाननी है तो परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट, देखिए ये सब पर एप्लीकेबल होगा, ये इसी क्वेश्चन के लिए नहीं है, सबके लिए है, तो इसलिए मैंने नोट की टर्म में लिखवाया। आप इसको बोल्ड मार्क से, बोल्ड लाइन से या डिफरेंटली कहीं पर भी लिख सकते हैं। परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट इन कंपाउंड, अगर किसी कंपाउंड में हमें किसी एलिमेंट की परसेंटेज जाननी है तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, मास ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट का, उस एलिमेंट का हमारे पास मास होना चाहिए, और मास ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ कंपाउंड होना चाहिए इनटू में 100, ठीक है, इनटू में 100। तो इस फॉर्मूले से हमें यहां पर 2 चीजें मिली हुई हैं, मास ऑफ कंपाउंड मिला हुआ है, मास ऑफ मेटल मिला हुआ है, यानी कि एलिमेंट मिला हुआ है। तो हम किसकी परसेंटेज प्राप्त कर सकते हैं, परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट कर सकते हैं कि नहीं। देखो अमाउंट दे रखी है, 100 में से कितना है ये नहीं पता, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, 100 में से निकालेंगे। तो बेटा परसेंटेज ऑफ मेटल, परसेंटेज ऑफ द मेटल हम कैलकुलेट करेंगे। परसेंटेज ऑफ द मेटल निकालनी है तो मास ऑफ मेटल लेना पड़ेगा,
और मास ऑफ कंपाउंड लेना पड़ेगा। मास ऑफ मेटल कितना है 1.75 और मास ऑफ कंपाउंड कितना है 1.9 इनटू में 100। तो यहाँ से बेटा अगर हम इसको रिड्यूस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इसको रिड्यूस करते ही हमारे पास बेटा जो आंसर आएगा वो आएगा 79.9%। ठीक है, ये किसके आया बेटा, परसेंटेज ऑफ द मेटल का। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि ऑक्सीजन का हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, तो आउट ऑफ 100 यानी कि आउट ऑफ द कंपाउंड ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन कितनी होगी बेटा, 100 में से किसको माइनस कर देंगे 79.9% को। 79.9% को माइनस करते ही हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 20.1%। तो बेटा ऑक्सीजन कितनी आई पहले केस में 20.1%। और हमारे पास परसेंटेज ऑफ मेटल कितना है पहले केस में 79.9%। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि मुझे कॉपर के रेशियो को चेक करना है कि वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन में है या नहीं। अगर मैं सोर्स बदलती हूं तो अब बेटा उसी में सेकंड जो है केस देखते हैं। सेकंड केस हमारे पास क्या कह रहा था कि हमारे पास कितना अमाउंट है। सेकंड केस हमारे पास कह रहा था, देखिए सेकंड केस में मास ऑफ मेटल, सेकंड केस में मास ऑफ मेटल कितना था 1.14 ग्राम। ठीक है, सेकंड केस में मास ऑफ ऑक्साइड कितना था 1.43 ग्राम। ठीक है, तो ये सेकंड केस है, हमें यहां से भी वही बनाना है, यहां से भी कॉपर और ऑक्सीजन लेकर हमें क्या बनाना है कॉपर ऑक्साइड। यहां पर भी हमें ऑक्सीजन नहीं पता, मास ऑफ कॉपर और मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड पता है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ द मेटल, जो मेटल यहां प्रेजेंट है, मास ऑफ मेटल 1.14, मास ऑफ द कंपाउंड 1.13 10 टू पावर इंटू में 100। यहां से बेटा आंसर आएगा 79.7%। ठीक है, अब ये तो आ गया बेटा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। अब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे, ऑक्सीजन इन ऑक्साइड को हमने 100% माना है, तो 100 माइनस 79.7 कितना हो गया बेटा 20.3%। हमारे पहले केस में देखिए इधर फर्स्ट केस में कॉपर कितना था 79.1%, ऑक्सीजन कितनी थी 20.1%। ठीक है, कॉपर था 79.9% और ऑक्सीजन थी 20.1%। सेकेंड केस में कॉपर कितना आया बेटा 79.7% और ऑक्सीजन कितनी आई बेटा 20.3%। ये जो 1-2 पॉइंट का डिफरेंस होता है इसको एक्सपेरिमेंटल एरर बोलते हैं, यानी कि इतना ज्यादा ये मतलब इंक्लूड नहीं किया जाता। देखिए क्या दोनों का रेशियो लगभग सेम आ रहा है, देखिए क्या दोनों का रेशियो, जो कॉपर ऑक्साइड हम बना रहे हैं उसमें कॉपर और ऑक्सीजन का रेशियो क्या दोनों में सिमिलर आ रहा है, लगभग सिमिलर ही है। 0.1 0.2 से एरर से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सपेरिमेंटल एरर है, कई बार गर्म करते वक्त कोई रेजिडुअल वैल्यूज आ जाती हैं। तो हम कह सकते हैं ना कि ये दोनों क्या हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन में है, चाहे आप कितना ही सोर्स बदल लीजिए, जब भी ये फॉर्मूला बनेगा कॉपर ऑक्साइड, जब भी हम पढ़ेंगे, जब भी फॉर्मूला बनेगा तो इनका रेशियो फिक्स है, यानी कि ये इस रेशियो में इसी रेशियो में काम करेंगे। कॉपर हमेशा 79.987 के आसपास रहेगा और ऑक्सीजन हमेशा 20.123 के आसपास रहेगी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस में, और आपको प्रैक्टिस करनी है उन क्वेश्चंस की, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन की, ताकि आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को समझ सकें। अब हम देखते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। उन लॉज के बाद इस थ्योरी को देने का सारा श्रेय जॉन डाल्टन को जाता है, जिन्होंने 1808 में ये हमें थ्योरी दी। इस थ्योरी में उन्होंने बताया कि एटम जो है, एटम सबसे छोटा पार्टिकल कंसीडर किया गया है, तो उसके बेसिस पे हम बहुत सारी बातों को जान सकते हैं। पहला ही ये कुछ मेन पोस्टुलेट्स हैं, और पहला पॉइंट कहता है कि ऑल द मैटर्स आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम।
हालांकि ऐसा नहीं है, जैसे जैसे 19th सेंचुरी में हम जाते गए इनकी बातों को क्रिटिसाइज किया गया और एक मॉडिफाइड मॉडर्न थ्योरी बनाई गई। मॉडिफाइड थ्योरी भी मैं यहाँ पर साथ साथ डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन आपको वो अलग से लिखनी है या अलग से मेंशन करनी है। देखिए, जैसे मेन पॉइंट में इन्होंने कहा कि ऑल द मैटर्स आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। ये उस वक्त तक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि सबसे छोटा पार्टिकल कौन है, एटम। लेकिन जैसे ही मॉडिफाइड थ्योरी आई, मॉडिफाइड थ्योरी कहने लगी कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं। कौन कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो आपको बता रहे हैं कि अब सिर्फ एटम ही नहीं है जो किसी रिएक्शन में कंसिडर करता है, इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करते हैं और इलेक्ट्रॉन ही हैं जिनके आने या जाने से रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। सेकेंड पॉइंट कहता है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, दैट इज मास, साइज एंड प्रॉपर्टीज। कि अगर किसी एलिमेंट की बात हो रही है, एलिमेंट तो काफी बड़ा हो सकता है, उसमें बहुत सारे एटम्स होंगे, तो वो एक एलिमेंट, सिंगल सेम एलिमेंट के लिए सभी एटम भी क्या रहेंगे? सेम। सभी एटम सेम रहेंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। उनका साइज, उनका मास, उनकी केमिकल रिएक्टिविटी, सब कुछ क्या रहेगा? सेम। ठीक है, ये मैं लेटर डिस्कस करूंगी कि ये क्या है। यहां पर बहुत सारे पॉइंट बनते हैं जो मॉडिफाइड थ्योरी में आते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट मासेस। अगर दो अलग अलग एलिमेंट हैं, मान लीजिए मैं गोल्ड और सिल्वर की बात करती हूँ, दो अलग अलग एलिमेंट हैं, तो दोनों के एटम भी डिफरेंट होंगे, दोनों के एटम का साइज भी डिफरेंट होगा, दोनों की प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। मान लीजिए सपोज मैंने आयरन का जिक्र किया एक तरफ मैं गोल्ड का जिक्र कर रही हूँ, तो दोनों की प्रॉपर्टीज में क्या होगा? डिफरेंस होगा, राइट। सेम और डिफरेंट एटम्स फॉर्म फ्रॉम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। अलग अलग एलिमेंट से, मान लीजिए आयरन से, गोल्ड से, ऑक्सीजन से, कार्बन से, अलग अलग एलिमेंट से अगर मैं एटम्स लेकर आती हूं तो वो चाहे सिमिलर हो, जैसे हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन दोनों सिमिलर हैं तो क्या बना रहे हैं? मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो चाहे वो डिसिमिलर हो तो वो किसी फिक्स रेशियो में कंबाइन होकर कंपाउंड या मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। ये दोनों सिमिलर है तो इसको हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर CO2 बनाते हैं तो इसको हम हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। दोनों एटम क्या है? डिफरेंट हैं। दोनों एटम क्या है? सेम है। सेम है तो होमो एटॉमिक, डिफरेंट है तो हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट पॉइंट है एटम्स आर प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड रेशियो इन अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड। आप जिस भी कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे, सपोज थोड़ी देर पहले आपने वाटर के बारे में पढ़ा, तो कह रहे हैं कि इसमें जो एटम की संख्या है, जो एटम का अमाउंट है, एटम की जो मास की रेशियो है वो फिक्स रहेगी। ठीक है, चाहे आप कंपाउंड फॉर्मेशन ले लीजिए, जितना आप एटम ले रहे हैं वो हमेशा ऑलवेज फिक्स रहेगा। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। अगर कोई केमिकल रिएक्शन होती है, सपोज मैंने लिखा C+O2 CO2, तो बेटा इसमें इस एलिमेंट का एटम ही ट्रांसफर हो रहा है, एटम ही पार्टिसिपेट कर रहा है, इस मॉलिक्यूल का भी एटम ही पार्टिसिपेट कर रहा है। तो हम यही कहेंगे कि एटम ही वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो किसी केमिकल रिएक्शन में आगे प्रोडक्ट की तरफ जाता है। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम को ना तो हम बना सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन मॉडर्न जो थ्योरी आई है, डाल्टन की थ्योरी जो थी मॉडर्न, उसमें हम बताएंगे कि आपको कि इसको क्रिएट भी किया जा सकता है और इसको डिस्ट्रॉय भी, क्योंकि इसके सब एटॉमिक पार्ट्स आ गए हैं। द रेशियो ऑफ द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज फिक्स्ड एंड इन अ होल नंबर। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम का रेशियो है वो एक फिक्स और कांस्टेंट प्रोपोर्शन में रहेगा और हमेशा एक होल नंबर में रहता है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर देखेंगे कि 2.5 रेशियो 4 है या 3 है, इस प्रकार से कोई भी फ्रैक्शन में आपको रेशियो नहीं मिलेगा। ऑलवेज यू गेट अ होल नंबर रेशियो, एक्सेप्ट कुछ एक एक्सेप्शंस हैं, जैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसमें रेशियो आपको होल नंबर रेशियो नहीं मिलेगा, वहां पे आपको फ्रैक्शन में मिलेगा। लेकिन ये लेटर और एडवांस बातें हैं। आप यहां तक डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को याद कीजिए, हम इसके बाद इसके मॉडिफिकेशन देखते हैं। देखिए बेटा,
कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के। तो जैसे अभी मैंने डाल्टन जो थ्योरी पढ़ी एटॉमिक थ्योरी, उसके जो पोस्टुलेट्स पढ़े, उन्हीं पोस्टुलेट्स के कुछ ड्रॉबैक्स को डिस्कस करते हैं। पहला पोस्टुलेट कहता है कि एटम इज नो लॉन्गर स्मॉलेस्ट indestructible particle which takes part in chemical reaction। यानी कि अब एटम अकेला ऐसा नहीं है जो सबसे छोटा पार्टिकल कंसिडर होता हो, या वो इंडिस्ट्रक्टेबल है, वो टूट ही नहीं सकता। इसके सब एटॉमिक पार्ट्स आ गए हैं। सब एटॉमिक पार्ट्स होते हैं इसके, कौन कौन से होते हैं? एक होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है बेटा न्यूट्रॉन। ये इसके सब एटॉमिक पार्ट हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और इनके अंदर चेंजेस से ही केमिकल रिएक्शन के अंदर चेंजेस ऑब्जर्व होते हैं। सेकेंड पॉइंट कहता है कि एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर या एटम्स हैविंग similar element but different in mass। यानी ऐसे एटम्स भी हैं जो सेम एलिमेंट के हैं लेकिन उनका मास क्या होता है? डिफरेंट। इन्हें क्या कहा जाता है? दैट आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। इन्हें क्या कहेंगे? आइसोटॉप्स कहेंगे। आइसोटॉप्स के एग्जांपल लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप होते हैं। बेटा एक और बात मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगी कि एक होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर। किसी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन को एटॉमिक नंबर कहते हैं। एक होता है बेटा एटॉमिक मास। आगे चल के इनकी डेफिनेशंस को भी जरूर डिस्कस करेंगे, एटॉमिक मास। तो यहाँ पर मैं ये 2 वर्ड्स बोलूंगी, एक होता है बेटा एटॉमिक नंबर, एक होता है बेटा एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे की तरफ लिखते हैं, एटॉमिक मास हमेशा ऊपर की तरफ लिखते हैं। बेटा हाइड्रोजन एटम के हम 3 आइसोटॉप्स लेते हैं। मैं यहाँ पर एक बात और लिखती हूँ कि जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास क्या हो? डिफरेंट। यानी अब जो हमारा सेकंड पॉइंट था वो कह रहा था ना कि थर्ड पॉइंट में कि ऐसा कोई हो ही नहीं सकता कि एलिमेंट सेम हो और उनका मास भी डिफरेंट हो जाए। एलिमेंट सेम है तो मास भी सेम होना चाहिए, ये डाल्टन की थ्योरी थी। तो यहाँ पर उसको क्रिटिसाइज किया गया है कि ऐसा हो सकता है कि एलिमेंट सेम रहे लेकिन उनका मास बदल जाए, ऐसा हो सकता है। देखिए एग्जाम्पल में मैंने हाइड्रोजन लिया, पहला ही जो पार्ट है वो ये है कि हाइड्रोजन का जो मास नंबर है वो 1 है और मास जो है 1 है। इसको बोलते हैं प्रोटियम। ये प्रोटियम आइसोटॉप है हाइड्रोजन का। सेकेंड आइसोटॉप है बेटा, एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास 2 है, ड्यूटेरियम, ठीक है। और बेटा इसका थर्ड आइसोटॉप है जिसका एटॉमिक मास 3 है। यानी कि मास तीनों में बदल गया लेकिन एलिमेंट सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है। इसको बोलते हैं ट्रीटियम। ये तीनों ही बेटा हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं। आइसोटॉप्स वो होते हैं जो सेम एलिमेंट के होते हैं लेकिन उनका मास क्या हो जाता है? डिफर, ठीक है। ये 3 ऐसे आइसोटॉप्स हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल रहेंगे हमारे पास। कार्बन के भी बेटा 2 एग्जाम्पल बनते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14। ये भी दोनों आइसोटॉप्स हैं। इसका मास 12 है, इसका मास 14 है, हालांकि इनका जो नंबर है वो 6 है, दोनों सेम एलिमेंट से हैं। ऐसे ही बेटा ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 18। बेटा ये भी हमारे पास क्या है? ये भी हमारे पास आइसोटॉप्स की फॉर्म में है। ऐसे ही बेटा क्लोरीन है, क्लोरीन 36, 17, क्लोरीन 35, 17। बेटा ये भी आइसोटॉप्स हैं। यानी आइसोटॉप्स वो आपके एटम लगा लीजिए जो सिमिलर एलिमेंट से होते हैं लेकिन उनका मास क्या होता है? डिफरेंट। तो ये मॉडिफिकेशन जो है वो मॉडर्न थ्योरी में है। और ये किसके ड्रॉबैक हैं? देखो बेटा
थर्ड पॉइंट है ड्रॉबैक्स में कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम मासेस। जैसे पिछले में था कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस, तो हमने आइसोटॉप कहा था। यहां पर भी प्रॉपर्टीज में आती हैं आइसोबार। आइसोबार क्या होते हैं? सच एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यानी अब की बारी हमारे पास एलिमेंट क्या है? अलग अलग हैं। विच हैव सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर उनके अलग अलग रहेंगे, अब की बार एटॉमिक नंबर अलग अलग रहेंगे, एटॉमिक मास क्या रहेंगे? सेम। फॉर एग्जाम्पल आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, देखिए इनका मास तीनों का क्या है? सेम है, लेकिन इनका एटॉमिक नंबर क्या है? 18, 19, 20। तो ये तीनों आपस में क्या कहलाएंगे एक दूसरे के साथ? आइसोबार्स। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम मे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। कई बार ऐसा होता है कि एक ही एलिमेंट के जो कंपाउंड्स हैं, जो पार्ट्स बनते हैं, जैसे यहाँ तो एक ही एलिमेंट के आइसोबार, आइसोटॉप कहला रहे हैं, यहाँ पर सेम एलिमेंट के अंदर सेम कंपोजिशन होते हुए भी उनका काम करने का तरीका यानी उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल रिएक्टिविटीज क्या रहेंगी? डिफरेंट। तो उनको हम बोलते हैं एलोट्रॉप्स। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? एलोट्रॉप्स। फॉर एग्जाम्पल कार्बन, बेटा ये सिंबल है कार्बन का, ये कार्बन का सिंबल है। कार्बन के 3 एलोट्रॉप होते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरेंस। ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरेंस बनते कार्बन से ही हैं, कार्बन ही हैं, लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तीनों की क्या है? डिफरेंट है। ऐसे ही है बेटा फॉस्फोरस, इसको फॉस्फोरस बोलते हैं, ये फॉस्फोरस का सिंबल है। फॉस्फोरस एलिमेंट के भी बेटा 2 हमारे पास एलोट्रॉप्स होते हैं, एक व्हाइट फॉस्फोरस और एक येलो फॉस्फोरस। और बेटा जो लास्ट पॉइंट हमारे ड्रॉबैक्स में था कि रेशियो, मैंने आपको बताया था कि उनका फिक्स रेशियो, होल नंबर रेशियो होना चाहिए, लेकिन कई केसेस में होता है, जैसे कि शुगर के केस में, शुगर के केस में उनका रेशियो फिक्स नहीं होता। तो आप ये सब नोट्स में प्रिपेयर कीजिए, आप इनको लर्न कीजिए, और हम नेक्स्ट क्लास में इनके न्यूमेरिकल्स और इनकी वैल्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे।